नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद की भावना के तहत किया जा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में कामगारों के कल्याण के लिए योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और बेहतर नीतियों को आकार देने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच और सक्रिय तालमेल पैदा करने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में विषय वस्तु आधारित 4 सत्र होंगे, जिनमें सामाजिक सुरक्षा को सार्वदेशिक रूप देने के संबंध में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रक्रियाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, स्वास्थ्य समृद्धि के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के जरिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री का निरंतर देश में खासकर युवाओं में नवाचार को जो बढ़ावा देने की भावना है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक देशव्यापी पहल। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने के लिए 15,000 से अधिक छात्र एवं संरक्षक 75 नोडल केंद्रों में मौजूद रहेंगे। इस फिनाले में 2900 से अधिक स्कूल और 2200 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के करीबन छात्र 15 केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सामने रखी गई जो 476 समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढेंगे। इस वर्ष स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने और स्कूलों के स्तर पर समस्या समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयोग के तौर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर की शुरुआत की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के अपने समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, कृषि, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। दोनों देशों ने प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स, IBCA, संयुक्त राष्ट्र G20 और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने ब्राजील के अर्थव्यवस्था मंत्री पाउलो गेडेस से भी मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी और ब्राजील की स्वतंत्रता के 200 साल पूरा होने पर बधाई दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजीलिया के सिटी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जयशंकर ने कहा, गांधी जी के संदेश की शक्ति दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और सशक्त बनाती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। स्मृति ईरानी ने महिला अधिकारिता पर भारत द्वारा अपनाए गए परिवर्तनकारी उपायों को साझा किया। स्मृति ईरानी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए भारत टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है और जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवा उपलब्ध करवा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और इसके सभी रूपों को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है, भले ही वो किसी के भी द्वारा या किसी भी उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा हो। रक्षा मंत्री ने एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। बुधवार को भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोटे माल के एवज में उन कंपनियों को भी ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। भाजपा ने कहा कि जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में
नजर आ रही है, उससे स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के इस मामले में बच नहीं सकते। बीजेपी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से 6 सवाल पूछे। संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया से जनता सवाल पूछ रही है कि दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है कि नहीं। बीजेपी ने पूछा कि मनीष सिसोदिया बताए कि आखिर आबकारी नीति में कमेटी बनी थी या नहीं, कमेटी की क्या सिफारिश हुई थी, सिफारिश को सरकार ने माना या नहीं, बड़ी कंपनियों को रिटेल में ठेके की अनुमति क्यों दी। बीजेपी ने कहा कि कमेटी की सिफारिश थी कि होलसेल का काम सरकार को ही करना चाहिए, वो क्यों नहीं मानी। कई बात ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके में क्यों शामिल किया गया। बीजेपी ने केजरीवाल से भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि घोटाला हो रहा है। केजरीवाल से ये भी पूछा जाए कि जो फाइल एलजी के पास भेजी जा रही थी उसमें उनके दस्तखत क्यों नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर तोड़ने की साजिश शुरू करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वाला कोई ऑफर नहीं दे रहा। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को शराब माफियाओं से 20 करोड़ का ऑफर आ रहा होगा, उसी को हमारे नाम पर जस पा रहे हैं। दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले पर बीजेपी ने जन चौपाल शुरू की है। इस दौरान भारतीय जनता दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर जनता को आप सरकार के इस कथित घोटाले के बारे में बताएगी। परिवहन मंत्रालय और अंतर्राज्यीय जलमार्ग विभाग की ओर से एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद अब जलमार्ग से माल ढुलाई का रास्ता आसान। केंद्र सरकार 17 कोयला खदानों के फिर से नीलामी की योजना बना रही है। ये ब्लॉक्स पीएसयू कंपनियों को दिए गए हैं, लेकिन 10 से 15 सालों में भी यहां उत्पादन शुरू नहीं हो सका। आयुष्मान भारत पीएम जय स्माइल ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत ट्रांसजेंडर आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच करार पर हुए हस्ताक्षर। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और के कारण बाढ़ और बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। अभी भी राज्य में बचाव और राहत कार्य अभियान जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उदयपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। बचाव दल ने स्कूल के बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बचाया। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। करौली जिले के जो भी क्षेत्र बाढ़ में प्रभावित, वहां पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम राहत और बचाव अभियान में जुटी। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक सामान और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कोटा संभाग में लगातार तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। हालांकि कोटा में बारिश में कुछ कमी तो आई, लेकिन कई गांव अभी भी जलमग्न। कई क्षेत्रों में सड़क यातायात प्रभावित और कई गांवों से संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में अपने विधानसभा क्षेत्र के थुनाग इलाके का दौरा किया और बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, इस मुश्किल घड़ी में सभी को साथ रहना चाहिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से व्यस्त। प्रदेश में जगह जगह तेज बारिश के कारण आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के हंसाली क्षेत्र के नीलचामी में बादल फटने के बाद नीलचामी नदी उफान पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के इटावा जनपद से निकलने वाले चंबल नदी की अगर बात की जाए तो वो 119 मीटर के खतरे के निशान को पार करती हुई 120 मीटर के ऊपर बह रही है। इस कारण इटावा जनपद के चंबल के किनारों में बाढ़ का अलर्ट। वहीं हापुड़ जनपद के तीर्थ नगरी गढ़गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के पास के गांव में बाढ़ के पानी से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा। हालांकि बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ने की संभावना, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ समेत प्रशासन की एजेंसियों को रखा गया अलर्ट पर। ओडिशा में भी लगातार बारिश हो रही है। केंद्रपाड़ा जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह राहत शिविरों की व्यवस्था की गई। सरकार की तरफ से लोगों को राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ जिलों में नदियां खतरे के निशान को छू
छूती हुई, वहीं निचले इलाकों में पानी घुस जाने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों के फैसले से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने मामले में दायर की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तीस्ता पर 2002 के गोधरा दंगे मामले में गुजरात सरकार के उच्च पद अधिकारियों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। मद्रास हाईकोर्ट के पलानीसामी की ओर से दायर याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। याचिकाओं में 11 जुलाई 2022 को हुई अन्ना द्रमुक की आम परिषद की बैठक को अमान्य करार देने और 23 जून 2022 को यथास्थिति बनाए रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट सीसीआई के आदेश के खिलाफ सोशल मीडिया मंच, फेसबुक और त्वरित संदेश सेवा व्हाट्सएप की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित किया था। वक्त छोटे से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। उत्तर प्रदेश में तेजी से चलन में आ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक पहले लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत सूबे के 43 जिलों में 2-2 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशंस खोलने की तैयारी। आरबीआई की एमपीसी के सदस्य जयंत आर वर्मा ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जोखिम भू राजनीतिक संकट का बढ़ना, खासकर अगर ये राजनीतिक संकट एशिया क्षेत्र में पैदा होता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वाहन डीलर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मनीष राज सिंघानिया को 2 साल के लिए अपना नया अध्यक्ष नामित किया। भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। उसका उद्देश्य माल ढुलाई को केंद्रीकृत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से कम कर 10% पर लाना है। त्रिपक्षीय समझौते पर राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए। MC21 पोर्टल के इस साल के ई निर्णय और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली जैसे मॉडल शामिल किए जाएंगे। भारत में एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर खर्च 2023 में करीबन 14% से बढ़कर $4.7 अरब पर पहुंचने की उम्मीद, अनुसंधान कंपनी गार्टनर की रिपोर्ट में अनुमान। एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीम फोकस सर्विसेज लिमिटेड का IPO 24 अगस्त से सब्सक्राइब होने के लिए खुल गया। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 308 और 326 रुपए के प्रति शेयर पर तय किया गया। IPO 26 अगस्त को बंद होगा। विमानन कंपनी विस्तारा ने 1 अक्टूबर से मुंबई और अबू धाबी के बीच दैनिक उड़ानों का संचालन शुरू करने की घोषणा की। कीव में अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के दिन भी रूसी मिसाइलों ने लगातार कहर बरपाया। ताजे हमले में पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रूसी रॉकेट के हमले में 22 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। हमले के डर से कीव में सार्वजनिक समारोह रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि रूस ने बार बार इस बात से इनकार किया कि उसकी सेना नागरिक ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक वीडियो संबोधन में स्वतंत्रता दिवस पर रूस के हवाई हमलों की जानकारी दी। जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेन बेशक अपनी जमीन से हमलावरों को खदेड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के 6 महीने पूरा होने पर इसे काफी दुखद बताया। गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक में कहा कि यूक्रेन में रूस का संघर्ष काफी विनाशकारी है।
सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर लगातार हो रही गोलीबारी पर भी चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि इससे परमाणु आपदा का खतरा काफी बढ़ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन को दीर्घकालिक समर्थन का वायदा किया। मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन हमारी दुनिया की स्थिरता का बचाव कर रहा है। मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन रूसी आक्रमण का पिछले 6 महीनों से प्रतिरोध कर रहा है। बर्लिन में यूक्रेन के हजारों लोगों ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता परेड निकाली। आयोजकों ने कहा कि परेड के जरिए यूक्रेन के लोगों ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वे मजबूत, एकजुट और स्वतंत्र हैं। परेड में शामिल लोगों ने कहा कि बर्लिन में यूक्रेन के बहुत से लोग हैं जो यहां नहीं रहना चाहते और अपने देश लौटना चाहते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में रहने वाले यूक्रेनी लोगों ने यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया और एक विशाल यूक्रेनी ध्वज फहराया। इसके बाद लोग जो थे उन्होंने एथेंस में एक मार्च भी निकाला। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन की सेनाओं को लगभग $3 अरब की अतिरिक्त सहायता जारी करने की घोषणा की। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि आने वाले सालों में यूक्रेन के सैनिकों को लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये राशि जारी की जा सकती है। सहायता की घोषणा तब हुई जब अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिकों के रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों पर नए हमले शुरू करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के अपर रक्षा सचिव पॉलिन केहल ने कहा कि इस पैकेज को 3 प्रकार के ड्रोन और अन्य हथियार और उपकरणों के अनुबंधों पर खर्च किया जा सकेगा, जिनका इस्तेमाल संभवतः 2 साल बाद होने की उम्मीद। पेंटागन के अनुसार इस पैकेज में छोटे हाथ से चलाए जा सकने वाले जो प्यूमा ड्रोन हैं, लंबी दूरी के स्कैन ईगल निगरानी वाले ड्रोन और पोत से छोड़े जाने वाले ब्रिटिश वैम्पायर ड्रोन प्रणाली खरीदने के लिए धन दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी छात्रों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे अमेरिकी छात्रों का $10,000 तक का ऋण माफ करेंगे। छात्रों के लोन में कटौती करना बाइडेन प्रशासन का एक बहुत बड़ा चुनावी वादा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस योजना से एक निश्चित आय से नीचे के उधारकर्ताओं को लोन में मिलेगी बड़ी राहत। IMF की टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान बैठक में IMF की टीम ने लगभग $29 बिलियन के ऋण पुनर्निर्धारण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। थाईलैंड की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा को पद से निलंबित कर दिया और ये निलंबन उन्हें संभावित आम चुनावों से महीने भर पहले बाहर कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के कार्यालय की ओर अपना विरोध मार्च निकाला। दक्षिण अफ्रीका में इस समय उपभोक्ता महंगाई दर बढ़कर 7.8%। जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर टोबियास लिंडनर ने दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अर्जेंटीना का किया दौरा। लिंडनर ने अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफियारे से मुलाकात की। इसके साथ ही आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भी बात हुई और अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों के मानवाधिकारों और पर्यावरण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोनों देशों ने एक साथ दोहराया। आगामी एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि यूएई रवाना होने से पहले द्रविड़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। एशिया कप इस साल T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है। भारत का पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के साथ। ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को आर्मी रेड का सामना नेरोका FC से हुआ। दोनों के बीच इस मुकाबले का नतीजा ड्रॉ रहा। बुधवार को खेले गए ड्यूरेंट कप के दूसरे मुकाबले में एटीके मोहन बगान और मुंबई सिटी आमने सामने थे। ड्यूरेंट कप का ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। ड्यूरेंट कप में आज आर्मी ग्रीन का सामना सुदेवा दिल्ली से होगा। ये मुकाबला दोपहर 3 बजे से गुवाहाटी के IGA स्टेडियम में खेला जाएगा। ड्यूरेंट कप में आज का दूसरा मुकाबला ईस्ट बंगाल क्लब में और राजस्थान यूनाइटेड के बीच होगा। कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में होने वाला यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। टोक्यो में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की शटलर साइना नेहवाल अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के एक प्री क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला अपने हमवतन HS प्रणॉय से होगा। पुरुष युगल के एक प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी अपना मुकाबला खेलने उतरेगी। इस भारतीय जोड़ी का सामना इंग्लैंड की जोड़ी से होगा। एशिया कप से पहले कोहली ने अपने फॉर्म को लेकर कहा कि उनकी बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें इस बात पर भरोसा है कि वे जल्द खराब दौर से बाहर निकलेंगे।
भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली को मशीन बताया। उन्होंने कहा कि उनके अंदर रनों की भूख कभी खत्म नहीं होती। कोहली का एक अर्धशतक आलोचकों का मुंह बंद कर देगा। विजय देवरकोंडा और अनिल पांडे की फिल्म आज रिलीज हो रही है। विजय साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन अब वे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फैंस अब हिंदी फिल्मों में विजय का कमाल देखना चाहते हैं। प्रसिद्ध तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा का पहला लुक जारी। तमिल ब्लॉकबस्टर के हिंदी रीमेक में वेधा के रूप में ऋतिक और विक्रम के रूप में सैफ अली खान नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म कठपुतली का पहला गाना साथिया रिलीज हुआ। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले के रोल में नजर आ रहे हैं। निर्देशक शंकर लंबे समय से लंबित इंडियन 2 की शूटिंग फिर से शुरू कर चुके हैं। इसमें तमिल सुपरस्टार कमल हसन मुख्य भूमिका में। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आने वाली फिल्म हड्डी से उनका फर्स्ट लुक जो है वो रिलीज हुआ है। पोस्टर में नवाजुद्दीन एक महिला के रूप में नजर आ रहे हैं। उनके फैंस इस लुक से हुए प्रभावित। राजनीतिक थ्रिलर फिल्म्स किलर एंड डिप्लोमैट्स पर काम चल रहा है। इस बात की जानकारी वैरायटी की रिपोर्ट में सामने आई। उड़िया फिल्म ईडीओ गोड़ाघाट का ट्रेलर जारी। फिल्म के निर्देशन को अमर्त्य भट्टाचार्य ने किया है। मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया सिया का ट्रेलर। टीजर में हिंसा की शिकार हुई एक लड़की की कहानी को बताया गया है। एक्टर विनीत कुमार सिंह और पूजा पांडे इस फिल्म में लीड रोल में। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।